बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर दो ही टॉपिक हैं जो कि आपको एज अ लॉन्ग दिए जा सकते हैं। एक ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला, और दूसरा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला। वो इंशाल्लाह हम इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कि ये होता क्या है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है, और कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि क्या कंडीशन है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। कि अगर आप एक सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हमने इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, वो आपको बताऊंगा और साथ में थोड़ा थोड़ा सा उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आ जाइए जी इसके टाइटल के ऊपर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करे एक सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर, और सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर घूमने की जो वजह है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट है। समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमेगा वो सैटेलाइट है। ठीक है बेटा। अच्छा, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी आप जानते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट भेजे होते हैं वो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है। अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना बेटा, ये भी इंसान का भेजा गया एक सैटेलाइट है, ठीक है, और ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही है। अब जरा इसके नाम के ऊपर गौर करें, जियो स्टेशनरी। बेटा जो लफ्ज जियो है ना, इसका मतलब होता है जमीन, और स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा हुआ। इसे कहते हैं जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ सैटेलाइट। ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है। तो अगर ये जो सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो फिर हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ सैटेलाइट है। ठीक है। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखें कि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो ये कहूंगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर एक के लिहाज से मोशन में नहीं होता, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर किसी के लिहाज से रेस्ट में भी नहीं होता। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, आपके साथ भी एक पैसेंजर बैठा हुआ है, आप उसके लिहाज से मूव नहीं कर रहे, वो आपके लिहाज से मूव नहीं कर रहा, तो आप एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर बाहर खड़े हुए कोई ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो आप उससे आगे मूव कर रहे हैं, तो आप उसके लिहाज से मूव भी कर रहे हैं। तो एक ही वक्त में आप रेस्ट में भी हैं और आप मूव भी कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम रेस्ट की बात करते हैं या मोशन की बात करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कोई भी हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं होता, या सबके लिए मोशन में नहीं होता, ना ही कोई ऑब्जेक्ट सबके लिए रेस्ट में होता है। ठीक है। किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में होता है, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट में भी होता है। जैसे मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी है, अंदर बैठा हुआ पैसेंजर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता यूं है बेटा, ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है ना, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये 24 घंटे के अंदर ना एक चक्कर मुकम्मल करता है ऐसे। ठीक है। और जो अर्थ है वो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करती है। जो अर्थ है वो भी 24 घंटे के अंदर ही एक जो अपना स्पिनिंग वाला चक्कर है ना वो मुकम्मल करती है। समझिए कैसे? देखो, ये लेट सपोज आपके पास अर्थ है ऐसे, ठीक है,
इस वक्त आपका ये पॉइंट यहां पर है, ये ऐसे घूमेगी, पूरा एक इसने स्पिनिंग मोशन परफॉर्म किया, वापस इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, एक चक्कर मुकम्मल किया, ये इसकी स्पिनिंग मोशन है। अब जो सैटेलाइट है वो इसके गिर्द घूम रहा है, वो यहां से घूमेगा, ऐसे घूमता 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 वो भी यहां पे वापस आ जाता है, और उसको भी 24 घंटे ही लगते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने भेजा है, ये 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है। अर्थ है वो भी 24 घंटे के अंदर एक जो अपना जो स्पिनिंग मोशन है वो कंप्लीट करती है, यानी एक बार मुकम्मल घूमती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ऐसा फील होता है कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के लिहाज से मूव ही नहीं कर रहा। फर्ज कर लो कि मैं अर्थ हूं और ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब अर्थ के बिल्कुल सामने, या चले मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, और ये एक मुझे सामने एक जो सैटेलाइट है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ घूम रही है, अब देखिए जरा, ठीक 6 घंटे के बाद अर्थ घूम के यहां आ जाएगी ऐसे, तो ठीक 6 घंटे के बाद ये भी घूम के यहां आ जाएगा। अब मैं जब यहां था तो ये मेरे सामने था, मुझे लगा ये मूव नहीं कर रहा, जब मैं घूम के यहां आ गया यहां 6 घंटे के बाद, तो ये अभी भी मेरे सामने है। फिर 6 घंटे और गुजरे, ठीक है, यहां आ गया, अभी भी ये मेरे सामने है। 6 घंटे और गुजरे, यहां आ गया, अभी भी मेरे सामने है। 6 घंटे यहां गुजरे, यहां आ गया, अभी भी मेरे सामने है, ठीक है। तो पूरे 24 घंटे में मैंने इसको ऑब्जर्व करता रहा, ये हर लम्हे मेरे सामने ही रहा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे वो ऑब्जेक्ट मूव करता दिखाई देगा जो मुझसे आगे निकल जाए या मुझसे पीछे रह जाए, ये मुझे मूव करता दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसका मसला ये है कि जितना मैं मूव करता हूं उतना ये भी मूव करता है, ठीक है। मैं 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता हूं, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, तो मुझे लगेगा ये मूव ही नहीं कर रहा। बात को समझ गए ना, क्योंकि ये मेरे लिहाज से ना इधर जा रहा है ना मेरे लिहाज से इधर जा रहा है, मैं कहूंगा ये रेस्ट पे है, जबकि ये रेस्ट पे नहीं है, ये जमीन के ऊपर एक पॉइंट है उसके लिहाज से ये रेस्ट पे है, बट असल में ये मूव कर रहा है। अर्थ भी स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन दरअसल ये मूव कर रहा है, ये अर्थ के गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। समझ गए मेरे बच्चों? इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ है, वैसे रेस्ट पर नहीं है, जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ है, क्योंकि ठहरा हुआ वो होगा जो जमीन के लिहाज से जगह तब्दील नहीं करेगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, हमेशा सामने ही रहेगा, हर लम्हे सामने रहे, तो मैं देखूंगा मूव नहीं कर रही है ना। इसी वजह से हम कहते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ सैटेलाइट, ठीक है बेटा। अब जरा आइए अपने नोट्स के ऊपर, और सबसे पहले इसे डिफाइन कीजिए। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट दैट रिमेन्स फिक्स्ड अबव अ पॉइंट on Earth equator appearing stationary to an observer on the Earth। अब मेरे बच्चों वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो जमीन के ऊपर किसी एक पॉइंट के हमेशा सामने रहता है। मतलब देखो कि फर्ज कर लो कि इस वक्त यहां मैं जमीन के ऊपर एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, यहां बंदा खड़ा हुआ है, ये इसके सामने है, जब ये घूम के इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो अर्थ भी घूम के यहां आ जाएगी, तो तब भी ये इसके बिल्कुल सामने होगा। जब ये घूम के पॉइंट यहां पर आएगा तो ये सैटेलाइट भी घूम के इस जगह के ऊपर आ जाएगा, उसके सामने रहेगा। जब ये इसके पीछे जाएगा तो ये भी बिल्कुल सामने रहेगा, यानी हर लम्हे ये बिल्कुल जो एक पॉइंट है ना अर्थ के ऊपर वो उसके सामने रहेगा, ठीक है ना। देखो ये यहां पर है, ये पॉइंट मैं यहां पे एक स्पॉट बना देता हूं, ये देखो ये एक स्पॉट है, उसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब वो यहां है तो ये यहां पे ये ऐसे मूव करता जाए दोनों, लेकिन ये हर लम्हे उसके सामने रहता है, ये देखो हर लम्हे उसके सामने। तो इसको फील होता है, इस पॉइंट पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को ऐसा फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यही बात बताई गई है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट दैट रिमेन्स फिक्स्ड अबव अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर फिक्स रहता है, उस पॉइंट से आगे नहीं जाता, उस पॉइंट से पीछे नहीं जाता, ठीक है। और वो पॉइंट होता कहां पे बेटा? वो पॉइंट इक्वेटर के ऊपर होता है। इक्वेटर क्या होता है वो बता देता हूं आपको। देखो ये अर्थ है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, इसके सेंटर से यहाँ पे ये जो आधा आधा करो इसको, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको बेटा इक्वेटर कहते हैं। और जो आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना बेटा, वो इस इक्वेटर के अलोंग ही होता है आपका, समझ गए? उसका ये जो ऑर्बिट है ना वो अलोंग द इक्वेटर होता है। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है पॉइंट ऑन द अर्थ इक्वेटर, ठीक है, अपीयरिंग स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। कोई भी ऑब्जर्वर अगर इस पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिहाज से वो कभी मूव ही नहीं कर रहा, वो हमेशा सैटेलाइट जो है वो रेस्ट पर ही पड़ा हुआ होता है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है
कि ये हमें स्टेशनरी क्यों फील होता है। वैसे तो मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी कर दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखी है हेडिंग के थ्रू, वही बात दोबारा बता दूंगा आपको। वाई अपीयर स्टेशनरी, ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है ये हमें ठहरा हुआ क्यों मालूम होता है, ऐसा क्यों लगता है कि ये रुका हुआ है। ठीक है, तो जो वजह बताई थी वो यहाँ मेंशन की है, अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, क्योंकि वो स्पिनिंग मोशन करती है ना, तो वो एक रोटेशन यानी एक मुकम्मल चक्कर ऐसे घूम के, ठीक है, करेगी तो वो 24 घंटे में करती है। और जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो भी कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है ऐसे रोटेशन होगी, रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे, ये रेवोल्यूशन है, ठीक है, और ये रोटेशन है। समझ गए, ये अभी बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये हमारा जियो स्टेशन सैटेलाइट है, ये बेटा एक 24 घंटे के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करता है, ठीक है। और यही वजह है कि ये हर दम एक फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ के सामने रहता है और हमें ऐसा फील होता है कि ये बिल्कुल ठहरा हुआ है या स्टेशनरी है। उसके पीछे रीजन यही है कि दोनों का जो टाइम है एक चक्कर मुकम्मल करने का वो 24 घंटे है। इसी वजह से वो हर लम्हे एक पॉइंट के सामने रहता है और इसी वजह से वो हमें एक जगह पे ठहरा मालूम होता है, ठीक है बेटा। और यही वजह है कि हम इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने इसको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। हमें पता है ये यहाँ पे जो है ये पड़ा हुआ है, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन आसानी से हो पाती है एक फिक्स जगह पे होने की वजह से। तो अर्थ के ऊपर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ये भेज रहा होता है, ठीक हो गया बेटा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा अब हमने कुछ कंडीशंस की बात करनी कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि जरूरी हैं एक जियो स्टेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। पहली चीज बेटा, मस्ट ऑर्बिट इन अ सर्कल, ठीक है। देखिए ये जो इसका है ना, ये जिस पाथ के ऊपर वो घूमेगा इसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की राशि थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना तो वो सर्कुलर ऑर्बिट से एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो आपका सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही घूमते रहना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन बेटा हमारे पास ये है कि इसकी जो रोटेशन होनी चाहिए अलोंग द इक्वेटर होनी चाहिए। देखिए ये आपका इक्वेटर, मैंने बताया ना कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द ऐसे स्पिन जो है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। और यहां से सेंटर से ना ये वाले जो पॉइंट इस तरह से मिला, ये इक्वेटर है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है बेटा वो अलोंग द इक्वेटर होना चाहिए, ठीक है। तभी ये प्रिसाइजली जो है वो इंफॉर्मेशन को भेज भी सकेगा, रिसीव भी कर सकेगा, प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ओके, उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट है जी हमारे पास, मस्ट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ। अब दूसरी बात ये कि अगर अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना तो इसको भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है इसको भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, यानी जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में इसको भी रोटेट करना पड़ेगा, तभी ये स्टेशनरी दिखेगा। अगर अर्थ इधर को रोटेट करे और ये इधर को रोटेट करे तो फिर ये अर्थ के लिहाज से ठहरा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करता आपको दिखाई देगा, ठीक है बेटा। तो तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उसी डायरेक्शन के अंदर इसको सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना है। उसके बाद बेटा ये कि टाइम पीरियड कहते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त। अब क्योंकि अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे ही होना चाहिए, ये भी 24 घंटे के अंदर ही एक चक्कर मुकम्मल करना चाहिए, तभी जाके ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम पाएगा, ये जियो स्टेशन सैटेलाइट बन पाएगा। अब ये मैंने कुछ आपको कंडीशंस बता दी हैं, ठीक है। आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि कौन सी कंडीशन है एक जियो स्टेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो आपने बताना है कि उसको सर्कल में घूमना है, उसको इक्वेटर पे उसका जो ऑर्बिट है अलोंग द इक्वेटर होना चाहिए, उसको अर्थ की डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाहिए, जिस अर्थ डायरेक्शन में अर्थ जो है वो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है उसी डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। उसके बाद इसका टाइम पीरियड बेटा 24 घंटे होना चाहिए। ये कुछ जरूरी कंडीशन है जी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। उसके बाद आ रही है इसकी वेलोसिटी के ऊपर। अब बेटा हमने इसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है, सही है। तो उसके लिए हम बता देते हैं जी हमारे पास एक सैटेलाइट है, ठीक है। इसका मास लेट्स से m है, स्मॉल m इसका मास है, और ये हमारे पास अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसका मास कैपिटल M से आप डिनोट कर दीजिए। ये आ गया मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, ये आ गया मास ऑफ दिस सैटेलाइट स्मॉल m, ठीक है। और ये रिवॉल्व कर रहा है जी अराउंड द अर्थ, और इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको आप r कह दीजिए, ठीक है। और जमीन से कितनी बुलंदी पे ये उड़ रहा है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं, यानी h, और यहां से यहां तक बेटा ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। तो ये बातें आपने लिखनी है जो कि एक कह लीजिए रस्मी कार्रवाई है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट ले लो मास m के साथ मूविंग विद वेलोसिटी
वी नॉट वो मूव कर रहा है जी इस वेलोसिटी के साथ। पहले वेलोसिटी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ जी, ये इसकी बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। वी नॉट वेलोसिटी के साथ वो मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, अराउंड द अर्थ ऑफ मास m, अर्थ के अराउंड जिसका मास कैपिटल M है। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट। अब देखिए r जो है ना ये बेसिकली ऑर्बिटल रेडियस है, और ये देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लैनेट है। ये देखिए ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो फासला बेटा उसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट। ये आ गया हमारे पास, इसको ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं, यानी जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट ने घूमना है ना, जिस दायरे में घूमना है उस दायरे का रेडियस, ठीक है बेटा। अच्छा ये बातें बता दी आपने। अब आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अगर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है या ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसको भी कहीं ना कहीं से मिलनी पड़ेगी या मिलनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? वो आती है बेटा अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्ट कर रही होती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा Fc इज इक्वल टू Fg, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले पुट कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर r, v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसलिए मैंने vo लिखा, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमने पता है उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। अब m1 m2 की बजाय यहाँ पे हम कैपिटल M स्मॉल m लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आपका ये मैस है, दूसरा आपका ये मैस है, इसका नाम कैपिटल M है, इसका नाम स्मॉल m है। तो m1 m2 की बजाय बेटा हम लिखेंगे कैपिटल M और स्मॉल m। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, उसी का फॉर्मूला था जो, उसी को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ओके अब इसमें भी जो r होता है बेटा वो दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस होता है। ये देखिए एक ये मैस है, दूसरा ये मैस है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी r के बराबर ही है, ठीक है। और ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसका रेडियस भी आपके पास r ही है, ठीक है। तो इसलिए ये भी r होगा, ये भी r होगा। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, m इधर भी है, इधर भी एक कट गया, इसके अलावा r एक इधर है, इधर r दो है, दोनों तरफ से r काटिए, एक r यहां से कट जाएगा, एक बाकी बच गया। अब इधर रह गया सिर्फ और सिर्फ v नॉट का स्क्वायर या vo का स्क्वायर कह लीजिए, इधर g रह गया, m रह गया, अब नीचे एक r रह गया। आपको चाहिए v की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g m ओवर r। ये रिलेशन अगर आप डायरेक्ट भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए ड्राइव कर दिया क्योंकि बच्चों को फिर रटा मारना पड़ता है, ठीक। तो रटे से बचने के लिए मैंने ये एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए। तो बेटा ये आपके पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे आपने g की वैल्यू पुट करनी, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये कैपिटल G है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, जो कि आप जानते हैं उसकी वैल्यू, और r जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस है, जिस दायरे में वो घूम रहा है उस दायरे का रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो बेटा g की वैल्यू हमें पता होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और जो मास ऑफ अर्थ है वो भी हमें पता होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है, केजी में। तो ये दोनों वैल्यू तो पता है, बट रेडियस की वैल्यू हमें पता नहीं है। जब तक वो रेडियस पता नहीं होगा ना, तब तक हम वेलोसिटी की वैल्यू को मालूम कर नहीं सकते, इसलिए हम यही बेस को रोकेंगे, ठीक है, और इसके रेडियस की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और हेडिंग लगाई मैंने, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है बेटा? वो ऑर्बिट, वो दायरा है जिसके अंदर आपका जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच अ सैटेलाइट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर वन पॉइंट ऑन द अर्थ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये प्रॉपरली जो उसकी डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन के साथ ये मैच करती है, ठीक है। आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि वो ऑर्बिट जिसके अंदर जियो स्टेशन सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है। और लेट्स से इसका जो रेडियस है हमने कह दिया स्मॉल r, ठीक है। अगर रेडियस इसका स्मॉल r है तो फिर इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? सरकमफेरेंस बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है उसका 2 पाई r। सरकमफेरेंस कहते हैं, देखो अगर ये एक दायरा है ना, तो इस पूरे दायरे की लंबाई, अगर मैं समझू कि ये धागा है एक, यहाँ से धागे का हमने दायरा बनाया हुआ है, धागे को यूं कट कीजिए और इस धागे की पूरी जो लंबाई होगी ना बेटा वो सरकमफेरेंस होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ओके। तो सरकमफेरेंस किसकी इक्वल होगी? 2 पाई r की इक्वल, ठीक है। और देखा जाए तो ये एक तरह का फासला भी होता है जो कि ये सैटेलाइट कवर करके आया, सही है। अच्छा अब हम यहाँ पे ना वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है ना वो इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी का क्या कांसेप्ट है? वेलोसिटी कहती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो अभी फासला तय किया डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बाय टाइम करें तो स्पीड मिल जाती है, सही है। ओके तो ये d बाय टी हमने लिख दिया। अब ऊपर क्या है? वो फासला है, नीचे क्या है? टाइम है, सही है।
अब यहां पर ना हम एक कंडीशन इंपोज करते हैं। वो क्या? हम ये कहते हैं कि अभी हम जो है वो सिर्फ इसके एक चक्कर की बात कर लेते हैं। अगर ये सिर्फ एक चक्कर काटे, चक्कर तो उसने बहुत सारे काटे होंगे, अगर इसके सिर्फ एक चक्कर को लिया जाए, सिर्फ एक चक्कर को, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में उसने फासला कितना तय किया? जितना इस सर्कल की इसकी लंबाई, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो फासला तय किया इसने सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं ना कि सर ये आपने फासले की जगह 2 पाई आर क्यों लिख दिया, इसकी क्या वजह है? तो बेटा हम यहां पे ऐसा करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम एक चक्कर कंसीडर कर लेते हैं कि एक चक्कर जो कंप्लीट हुआ जरा उसको ऑब्जर्व कर ले। एक चक्कर अगर कंप्लीट हो तो एक चक्कर में कितना फासला तय होता है? 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। और एक चक्कर मुकम्मल होने का जो टाइम होता है ना मेरे बच्चों, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपके पास जो फासला है वो एक चक्कर का फासला है तो टाइम भी एक चक्कर का ही लेंगे। अब ये हमारी अपनी मर्जी होती है, चाहे हम ज्यादा फासला लें तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास काफी ज्यादा फासला है, ठीक है, वो सारा फासला ले लीजिए, उसका फिर सारा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने उसका कुछ छोटा सा पैच ले लिया, वहां पे उसका फासला तो पैच का ले लीजिए और उसका टाइम फिर पैच का होगा। इसी तरह से बहुत सारे चक्कर यहाँ पे काटे जा रहे हैं, मगर हम एक चक्कर ले रहे हैं। अगर फासला एक चक्कर का लिया है तो टाइम भी एक चक्कर का ही लगेगा, ठीक है बेटा। तो एक चक्कर में कितना फासला तय करता है? 2 पाई आर के बराबर, तो लिख दिया 2 पाई आर। तो एक चक्कर में टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड के बराबर, लिख दिया कैपिटल टी। ये देखो स्मॉल टी था ना, कैपिटल टी लिख दिया। बड़े ध्यान से बात को सुनना, ये स्मॉल टी कैपिटल टी में बदल गया। ये टी कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी का मतलब है एक चक्कर मुकम्मल होने का वक्त। तो ये एक चक्कर मुकम्मल होने का फासला डिवाइडेड बाय एक चक्कर मुकम्मल होने का वक्त, इससे भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन आपके पास पहले से ये था, इस वाले रिलेशन को इस वाले रिलेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया तो 2 पाई आर बाय टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर आ गया, ठीक है। हमने यहां पे वैल्यू निकालनी है बेटा आर की, समझ गए? क्योंकि जब तक यहां आर की वैल्यू मिलेगी नहीं ना बेटा, आप वेलोसिटी नहीं मालूम कर सकते इसकी। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आर को, मैथ्स का रूल है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है इक्वेशन में पहले आप उसको एक तरफ रखते हैं, उसके बाद फिर आप जब बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी इसी तरह से, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे एक आर इधर है और एक आर स्क्वायर रूट के अंदर है। पहले तो इसे इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इकट्ठा तब होगा जब इसका ये स्क्वायर रूट खत्म होगा। तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है? स्क्वायर लेने से। तो लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ को जब आपने स्क्वायर किया तो बेटा ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर बन गया, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इधर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, सही है। मकसद क्या था? आर को इकट्ठा करना। तो आर नीचे है ना, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर पहले से था, एक आर आके और मल्टीप्लाई हो गया तो आर का क्यूब बन गया। 4 पाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया 4 पाई स्क्वायर। टी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए? ओके, अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई, मगर आपको क्या चाहिए? आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए आपको। तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, यानी पावर 1/3 इधर भी ले लीजिए, पावर 1/3 इधर भी ले लीजिए, ठीक है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ताकि आपको आर की वैल्यू मिल सके। ये 1/3 से कैंसिल आउट हो गया, आर मिल गया आपको, और इधर जो है वो 1/3 उसी तरह से बाहर लिखा रहने दें, समझ गए बेटा। अब इसके अंदर क्या चीज है? एक तो टी है जो कि टाइम पीरियड है, और आपको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, ठीक है। तो 24 आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। 86,400 सेकंड बनते हैं एक दिन के अंदर, आपको वैसे भी पता होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम आ गया, आपको पता है 86,400 सेकंड बनते हैं एक 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। एम मैस है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है, मैथ ऑफ अर्थ। 4 एक नंबर है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। टी की जगह पे बेटा हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है जी, टाइम पीरियड उसका 24 घंटे होता है, 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड, टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय ये जो जी है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 यूनिट में भी साथ में लिख रहा, वरना फिर गिचमिच हो जाएगी। उसके बाद ये मैस ऑफ अर्थ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 होता है, वो पुट कर दिया। नीचे 4, उसी तरह से पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो लिखने के बाद उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब मेरे बच्चों आ गया सारा काम कैलकुलेटर शरीफ का। तो अपने कैलकुलेटर को ऑन कीजिए, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज को लिखिए और उसका इक्वल का बटन दबा के ये आंसर लाइए। R इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर्स, ये आपका आंसर आना चाहिए।
थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद अगर वो नीचे हो भी जाए तो परेशान ना हुआ करें, उसको राउंड ऑफ करके लिखा होता है, ठीक है। तो 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर्स, ये आपके पास आंसर आ गया बेटा, ये आ गया रेडियस। अब एक ही तो मसला था हमारे पास कि रेडियस की वैल्यू पता नहीं थी, तभी तो हम वेलोसिटी मालूम नहीं कर पा रहे थे। अभी रेडियस की वैल्यू पता चल गई हमें, अभी तो आसानी से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा से वैल्यू पुट कर लो। इसमें क्या है, जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय m मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, उसके बाद नीचे क्या है r की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया है 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, और इसको भी कैलकुलेटर शरीफ में डाल के सारा एक बना लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए तो आपको जवाब मिलेगा 3.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड। ये लगभग बन जाती है 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। समझ गए बेटा। तो ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है जी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ठीक है। अब यहां से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हर टॉपिक के साथ आपको चंद क्वेश्चंस दे दिए जाएं ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमने टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है। वो प्रिपेयर और अंदाज से कर रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं, फटाफट टॉपिक को याद कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से बीच में तो कोई चीज पूछी जाती नहीं है। अब उन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने चीजों को आंसर करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, साथ साथ क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन, व्हाई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी। अब ये बात बुक में नहीं लिखी हुई कि ये स्टेशनरी क्यों होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं वैसे तो इसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन दोनों का जो अर्थ का जो एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम होता है 24 घंटे, और जियो स्टेशन सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो अर्थ के ऊपर एक पॉइंट के सामने हमेशा ही आपको रहेगा, ठीक है, और इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि ये मूव नहीं कर रहा, जबकि वो मूव कर रहा होता है, लेकिन अर्थ के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से वो मूव नहीं कर रहा होता, या उसको जो है ना वो स्टेशनरी लगता है, ठीक है, ऑब्जर्वर को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाई अ जियोस्टेशन सैटेलाइट प्लेस्ड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड कह लीजिए, या वेरी हाइट, या एट ग्रेटर हाइट कह लीजिए, ठीक है। ज्यादा हाइट के ऊपर इसको प्लेस करने का मकसद क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, आपने यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जो ऑर्बिटल रेडियस है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। देखिए ना, इक्वल के एक तरफ ये डिनोमिनेटर में है और इक्वल के दूसरी तरफ ये नोमिनेटर में है, तो इनका आपस में उलट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सही है। अगर जो है वो ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, ये बात समझ आई। तो अगर हम ऐसा करें, आपकी बात मान लें, उसको दूर जाके ना उसको भेजें बल्कि अर्थ की सरफेस से थोड़ा करीब से ऊपर भेज दें, तो जितना सैटेलाइट अर्थ से करीब होगा उसका एल्टीट्यूड कम होगा, उतना वो तेज मूव करेगा, चक्कर अपना जल्दी मुकम्मल करने का। अब जियो स्टेशन सैटेलाइट को 24 घंटे में ही एक चक्कर मुकम्मल करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, जैसे जैसे उसका एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं ना उसकी वेलोसिटी में कमी आती जाती है, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे रखने का मकसद यह है ताकि थोड़ा टाइम ले और 24 घंटे के बाद आके एक चक्कर मुकम्मल करे, तब जाके ये जियो स्टेशन सैटेलाइट बनेगा, अदरवाइज फिर वो जियो स्टेशन सैटेलाइट नहीं रहेगा। ये वजह है कि हम उसको जाके हाइट पे या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पोस्ट करते हैं ताकि वो थोड़ा टाइम ले और फिर उसका एक चक्कर मुकम्मल हो। अगर हमने उसको हाई एल्टीट्यूड पे ना किया, लोअर एल्टीट्यूड पे जाके उसको हमने लॉन्च कर दिया, तो फिर वो अपना चक्कर जो है वो 24 घंटे से पहले मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि सैटेलाइट जितना ज्यादा क्लोज टू द अर्थ होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी हाई होगी, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जियो स्टेशनरी एंड द पोलर सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशन सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट में क्या फर्क होता है मैं बता देता हूं आपको बेटा। तो जियो स्टेशन सैटेलाइट है ना, वो बेटा ऐसा होता है जो इक्वेटर के अलोंग जो है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, और ये 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और जो पोलर सैटेलाइट होता है ना बेटा, वो देखो ये जो पोल है ना, ये दो पोल, इन पोल के अलोंग जो है ना इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, और ये 24 घंटे से कम टाइम के अंदर अपना जो एक चक्कर है वो मुकम्मल कर लेता होता है, और इनका यूज जो है ना वो अलग अलग होता है। ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है बेटा, ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये जो आपके पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, इन पोलर सैटेलाइट्स को हम इस्तेमाल करते हैं जी निगरानी करने के लिए, ठीक है। और यही हमारे पास इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। एक आपको मैंने बता दिया, इनके एक इक्वेटर पे होता है, दूसरा अलोंग द पोलर साइड होता है, यानी ऐसे इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है। ये 24 घंटे में मुकम्मल करता है चक्कर, वो 24 घंटे से पहले मुकम्मल कर लेता है, और दोनों के यूज के हवाले से भी एक एक डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।